सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज सीएमए जर्नी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 25-26 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं। इट मीन्स वो बच्चे मार्च 2026 के अंदर अपने 12th का एग्जाम देंगे। वो अपनी सीएमए की जर्नी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसकी डिटेल चर्चा है। सभी को मालूम है कि सीएमए अगर आपने करनी है तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ता है। हाँ सर मालूम है। फाउंडेशन के बाद हमें इंटर का एग्जाम देना है और इंटर के बाद हमें कौन सा एग्जाम देना है, फाइनल। ये तीनों स्टेप में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सीएमए फाउंडेशन। आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम जून 26 में दे सकते हैं। इट मीन्स आप पहले मार्च 26 में अपना 12th का एग्जाम दोगे, अप्रैल मई और आधे महीने बाद, 2.5 महीने बाद जून के मिड में आपका ये सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम हो सकता है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा कि जून 26 में सीएमए की हम अपनी जर्नी को फ्रूटफुली सक्सेसफुली अचीव कर सकें। मैंने कहा बहुत आसान सी बात है, पहले आपको फाउंडेशन में एडमिशन लेना है। डन सर, जून 26 में फाउंडेशन का एग्जाम हम क्लियर कर देंगे पढ़ाई करके, बिल्कुल जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने से पहले आपको एक स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करना पड़ता है और वो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कराया जाता है। जैसे आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लोगे, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दोगे, लेकिन इंटरमीडिएट के एग्जाम देने से पहले आपको 15 मंथ की क्या करनी पड़ेगी, मैंडेटरी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे ही आप इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करोगे, फिर आपको फाइनल का एग्जाम देना है और टोटल आपके पास 3 इयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिक सी बातें हैं। और बेसिक बात के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऑन एन एवरेज एक बच्चे को लगभग 4-4.25 साल सीएम में करने में लग जाते हैं। अब बात करते हैं जी फाउंडेशन के सिलेबस में क्या क्या आएगा, उसकी चर्चा करते हैं जी। ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम का सारा सिलेबस है, मैं बड़ी डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा। आपके पास 4 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं आपके पास, सिर्फ 4 एग्जाम है। 400 मार्क्स के एग्जाम है। 100 मार्क्स के आपके 4 एग्जाम है और आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए। सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, 50%। अब कौन कौन से सर 4 सब्जेक्ट हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम देखिए क्या है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो 2 बातें लिखी हुई हैं, एक बिजनेस लॉ, एक बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस लॉ आएगा आपका 80 मार्क्स का और बिजनेस कम्युनिकेशन आएगी आपकी 20 मार्क्स की। डन सर, ठीक है जी। दूसरे जो एग्जाम है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे भी 2 बातें बोल रहा है, एक बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंट और एक क्या बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट आएगा आपका 70% और आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा 30%। उसके बाद थर्ड एग्जाम में आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स। यहाँ पे फिर 2 बातें कर रहा है, एक बिजनेस मैथ और एक स्टेट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा आपका सिर्फ 40%, 40 मार्क्स का, और फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टेट्स आएगी आपका 60 मार्क्स का। फोर्थ लास्ट एग्जाम में आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे फिर 2 बातें बोल रहे हैं, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स और एक बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगी आपकी 70 मार्क्स की और फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आपका जो आएगा वो आएगा 30%। ये तो मैंने बेसिक बातें बताई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिटेल में इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा पेपर रहेगा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने अभी भी डिस्कशन किया था कि हमारा बिजनेस लॉ आएगा 80 मार्क्स का और बिजनेस कम्युनिकेशन आएगा हमारा 20 मार्क्स का। इस बिजनेस लॉ के अंदर गिनती के 4 ही चैप्टर हैं। एक चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट 1881। ये गिनती के 4 ही आपके एक्ट हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका 20 मार्क्स है, इसकी डिटेल चर्चा 2 मिनट में करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करता है बिजनेस लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया, लीगल मेथड एंड कोर्ट्स सिस्टम इन इंडिया एंड प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये बड़े आसान सी बातें हैं कि लॉ कैसे बनता है, इंडिया के अंदर लॉ बनाने का क्या प्रोसेस है, लीगल मेथड क्या है, इंडिया में कोर्ट कैसे कैसे काम करते हैं, इस तरह की बेसिक बातें हैं। यहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट होंगे जो आपके एग्जाम से आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
दो पर्सन्स ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इट मे बी पॉसिबल एक व्यक्ति इस परफॉर्मेंस को करने से क्या कर दे, मना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या बेसिक एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, वाइड वर्ड, वाइडेबल वर्ड, कंसिडरेशन, क्वासी एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुल मिला के आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लग जाएगा। और सारी डिटेल चर्चा इस चैप्टर की हम जब पढ़ेंगे जब करेंगे। अगला पॉइंट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स सेल करेगा तो हमारे यहाँ पे लग जाएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट में दो पर्सन होंगे, एक बायर होगा और एक क्या होगा, सेलर। बायर पेमेंट ना करे तो सेलर के पास क्या राइट है, सेलर ने घटिया चीज दे दी तो बायर के पास क्या राइट है, बहुत डिटेल में यहाँ सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हम पढ़ेंगे। अगला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। सर हमने कब पढ़ा है? मैंने कहा आपने +1 के अकाउंट्स में पढ़ा है। क्या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है? जी हाँ। एक व्यक्ति था जिसके लिए BR बनता था, दूसरा व्यक्ति था जिसके लिए बिल्स पेबल बनता था। इसकी यहाँ पे डिटेल थ्योरी रहेगी तीन चीजों की, एक प्रोमाइजरी नोट की, एक बिल ऑफ एक्सचेंज की और एक चेक की। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुल मिला के तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी नोट, प्रोमाइजरी नोट बोलना चाहिए था मुझे, सेकंड इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज चेक। फिर बात करते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्रॉसिंग कैसे होती है ना जी, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ क्रॉसिंग क्या रहेगा, एंड डिसऑनर ऑफ चेक। अगर किसी व्यक्ति का चेक किसी वजह से डिसऑनर हो जाए तो क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेज रहेंगे। ये हमारा प्यारा से 4 टॉपिक हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ के, एंड इट विल कंटेन 80% ऑफ वेटेज। सेकेंड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। मुझे उम्मीद है कुछ बातें आपने बिजनेस कम्युनिकेशन की कभी ना कभी पढ़ी होंगी, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या रहता है, टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड बिजनेस ऑडियंस। ये सारी चीज़ें आसान आसान सी हैं एंड इट विल कंटेन ओनली 20% ऑफ टोटल वेटेज। तो ये फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसकी डिटेल चर्चा हमने यहाँ पे कर ली। अगला टॉपिक है आपका जाना पहचाना और उसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, और फाइनेंशियल अकाउंट 70% की वेटेज रखता है। और मजे की बात, ये सारा का सारा टॉपिक आपने कभी ना कभी +1 में और +2 में पढ़ा होगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको सारा डिटेल में सिलेबस। कह रहे 3 टॉपिक कवर होंगे। पहला अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन और फाइनल अकाउंट। और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा रहेगा 30% मार्क्स का। अकाउंटिंग फंडामेंटल में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अकाउंट्स कैसे बनेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। बचपन में आपने बहुत सुना होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ सर ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, हाँ जी सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी। वो सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी डिटेल में आएंगी। अगला टॉपिक है मेरा कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंट जब आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सर एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एक डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ी थी हमने, सब्सिडी बुक्स पढ़ी थी, एंड फाइनलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंटिंग का प्रॉपर साइकिल है। उसके अलावा जर्नल आएगी डिटेल के अंदर, उसके अलावा कैश बुक आएगी जिसके अंदर बैंक कॉलम भी आएगा, पेटी कैश बुक भी आएगी, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आपने +1 में पढ़ा था सेम है। अगला टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। मुझे उम्मीद है ट्रायल बैलेंस आपको याद होगा, ये ट्रायल बैलेंस आपने +1 में पढ़ा था। एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक भी आपने +1 क्लास में जरूर पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगला टॉपिक है डेप्रीशिएशन, जो स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ओनली, सिर्फ 2 ही मेथड आपने +1 में पढ़े थे, वही 2 मेथड यहाँ पर हैं। एंड लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं। इनमें से अधिकतर पॉइंट आपने +1 क्लास में स्टडी कर रखे हैं। हाँ सर बिल्कुल कर रखे हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर था अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर 3 चीजें आएंगी, एक कंसाइनमेंट,
एक ज्वाइंट वेंचर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज। ये वही बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आपने +1 में पढ़ा था। एक व्यक्ति के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है और एक व्यक्ति के लिए बिल्स पेबल हो जाता है। ये बी आर एंडोर्स कैसे करते हैं, एंडोर्स करने के बाद अगर ये डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, वो सारी बातें आएंगी। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है एकोमोडेशन बिल, और यहां पर इंस्टीट्यूट ने कहा एकोमोडेशन बिल नहीं है। अगर आप सीए करते तो सीए के अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा उसमें एकोमोडेशन बिल भी आते हैं और इंसॉल्वेंसी भी आती है, बट यहां पे कह रहा है एक्सक्लूडिंग एकोमोडेशन बिल एंड इंसॉल्वेंसी। तो मतलब आसान सी +1 तक की बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी जो टॉपिक थे वो सारे यहाँ पे दोबारा से कवर है। अगला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मुझे उम्मीद है ये फाइनल अकाउंट आपको याद होगा, जिसके अंदर हम 3 चीजें बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पिंडल अकाउंट और बैलेंस शीट। वो एज इट इज है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली हम 3 चीजें बनाते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एक बैलेंस शीट। मुझे उम्मीद है अगर आपने ये टॉपिक +1 में करे होंगे तो आपको जरूर याद होंगे। कुछ स्कूल्स में टॉपिक हटवा दिए जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जब हम आएंगे, जब बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और इसकी डिटेल चर्चा करने के बाद हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसकी डिटेल चर्चा भी करेंगे। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया जो हमारा था फाइनेंशियल अकाउंट्स का, और ये टॉपिक है अपना 70%। अगला जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए नया है। ये आपका टोटल परसेंटेज रखता है 30%। इसके अंदर बताया जाएगा कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, कॉस्ट को एसरटेन कैसे किया जाएगा। बड़ी आसान सी बातें हैं। तो ये कॉस्टिंग का और फाइनेंशियल अकाउंट का मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, जिसमें नॉर्मल अकाउंटिंग 70% आपके हाथ का टॉपिक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये 30% जो टॉपिक है ये नया है, ये आपको अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अगले सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स जो आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 40%, और इसके अंदर सिर्फ 3 टॉपिक हैं, और जो स्टैट्स है वो आएगा 60%, और इसके अंदर आपके 5 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आएगा आसान सा टॉपिक अर्थमेटिक, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद एल्जेब्रा में आएगा सेट थ्योरी, इंडिसेस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड टॉपिक है कैलकुलस, उसके अंदर नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट आएंगी, रिवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन आएगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आएंगी, बेसिक, और यहाँ लिखा भी हुआ है बेसिक चीजें आएंगी, ज्यादा डिटेल नहीं आएगा। मैंने कहा ओके। अगला टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक आपने, मुझे उम्मीद है, कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन में आएगा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके अलावा मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कार्ल पर्सन एंड बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। अगला टॉपिक आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और अगला टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी। मुझे उम्मीद है प्रोबेबिलिटी आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी। अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है, ये वही प्रोबेबिलिटी है जो आपने पढ़ी थी। और नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, और ये आसान सी बातें। ये हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए मैथ के और स्टैट्स के, और मैथमेटिक्स हमारा आएगा ओनली एंड ओनली 40 मार्क्स का, और हमारा जो स्टैटिस्टिक्स आएगा वो आएगा 60 मार्क्स का, जो कि बहुत ईजी टॉपिक है। अगला टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स तो हमारे पास थी 12th में, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक है मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स आएगी अब आपकी 70 मार्क्स की, और जो मैनेजमेंट आएगा वो आपका 30 मार्क्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ 4 टॉपिक हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्म ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और यहाँ पर आएगा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ 30 मार्क्स का। बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ मार्केट। मुझे उम्मीद है ये आप सभी बच्चों का इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसके अंदर आएंगे प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट,
अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये वही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आपने ऑलरेडी +1 और +2 की इको में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आएगा मनी एंड बैंकिंग। मनी में बताएगा टाइप ऑफ मनी, फीचर ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी। बैंकिंग में बताएगा बैंकिंग की डेफिनेशन, बैंकिंग के फंक्शन, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट कैसे चलता है। लास्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस की चर्चा करेंगे और एमर्जिंग डायमेंशन की चर्चा करेंगे। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा हमारा इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का टॉपिक है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आएगी आपकी 70% और मैनेजमेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ 30%। और मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ देखना स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसके बाद है कुछ थ्योरीज, उसके बाद है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग। अरे सर ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा और क्या, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये वही टॉपिक हैं जो ऑलरेडी आप कभी ना कभी बीएसटी में स्टडी कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि सिलेबस देखने के बाद आपको जरूर एक विश्वास हो गया होगा कि हाँ 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से 2.5 सब्जेक्टों में बड़े इजीली आते हैं। लो सारा नया है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी सी नई है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज सिलेबस बड़ा आसान है, सिलेबस में कोई खास प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। मैं दोबारा से शॉर्ट में आपको ये 4 सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। पहले सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर से बता देता हूं, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 80-20, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट 70-30। 70% आपको आता है, 30% आपके लिए नया है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपके लिए नया है, बाकी सब 80% आपको आता है। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ एंड स्टेट्स, स्टेट्स लगभग आपको सारा आता है। मैथ में अगर आपके पास 12th में मैथ नहीं है, इट में भी पॉसिबल ये न्यू हो, अदरवाइज ये टॉपिक भी कभी ना कभी आपने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट लगभग आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर स्टडी किया हुआ है। अगर आप डिटेल में ध्यान से देखेंगे तो नियर अबाउट मेरा मानना यह है कि 70-75% सिलेबस तो आपको आता है। सर आता नहीं, पढ़ा हुआ है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो आपको उसको रिवाइज कराना है, उसको पॉलिश करना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है ताकि हम अपने CWA के फाउंडेशन के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। अब यहाँ लिखा भी हुआ ईच पेपर कैरी 100 मार्क्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एग्ज़ाम कैसे होगा। मैंने कहा सारा का सारा एग्ज़ाम MCQ बेस है। कैसा है सारा का सारा एग्ज़ाम? MCQ बेस। पहले 2 पेपर आपके सुबह हो जाएंगे 10 से 12 बजे तक, अगले 2 पेपर आपके हो जाएंगे दोपहर को 2 से 4 बजे तक, बीच में आपको 2 आवर्स का ब्रेक मिलेगा। दोबारा से देखें, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 सुबह 10 से 12 हो जाएंगे, सारा का सारा पेपर आपका MCQ बेस है, और 3rd पेपर और 4th पेपर आपके दोपहर को 2 से 4 उसी दिन हो जाएंगे। ये नॉर्मली जून के 2nd या 3rd संडे को आपका पेपर हो जाएगा, और ये सारा पेपर भी क्या रहेगा? MCQ। मतलब एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दे रखी होंगी ABCD, और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगी वो आपको ऐसे डार्क करनी पड़ेगी। सर अगर हम गलती से गलत डार्क कर दें, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर हमारे से गलती से क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, और हमें पासिंग जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए हमें 50%। यानी कि 400 में से पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? 200। एक और क्राइटेरिया है, एक चीज और बता देता हूं, बच्चों को मैं कहता हूं पेपर 1 और 2 आपका 2 आवर्स का है, तो बच्चे पूछते हैं सर क्या पहला पेपर 1 घंटे का और दूसरा पेपर रिमेनिंग 1 घंटे का? मैंने कहा नहीं, आपको दोनों पेपर एक साथ और उसकी आंसर शीट एक साथ दे दी जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों को इक्वल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5-10 मिनट इधर उधर लगाओ, वो आपकी मर्जी है। मतलब अगर आपका बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है जो आपको आता है उसमें आप 5 मिनट कम लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा जी, पहले दो पेपर एक साथ होंगे, 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, मैं चाहे एक एक घंटे में करूं, मैं चाहे 1 घंटे 10 मिनट और बाकी 50 मिनट में सॉल्व करूं, मुझे सब एमसीक्यू करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4, और यू कैन से दैट एग्जाम नंबर पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 का सेम सिस्टम है। दोनों क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे, आंसर शीट आपको मिल जाएगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतना सब कुछ बताने के बाद बच्चे पूछते हैं सर हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही क्वेश्चन है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ये फीस स्ट्रक्चर के लिए मैंने नया फॉर्मेट खोल दिया, और सीए फाउंडेशन का जो, गलत बोल गया मैं, सीएमए फाउंडेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 6,000 रुपीज़। सर इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है? 31 जनवरी 2026। अगर आप जून 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपके पास अभी बहुत समय पड़ा है, आप बड़ी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। सर ये पैसे कहाँ देने हैं? मैंने कहा ऑनलाइन। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। ये हमने ऑनलाइन एट प्रेजेंट हमने नेट खोल लिया, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है CMA ICMAI की मैंने वेबसाइट खोल दी। अगर यहाँ स्टूडेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें बताएगा ऑनलाइन एडमिशन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ कह रहे हैं जून 26 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी फ़ीस लगेगी 6,000 रुपीज़। और अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप ये एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप ये एडमिशन 31 जनवरी 2026 से पहले ले लेंगे तो जून वाला एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बता रहे, सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है जी। ईमेल आईडी क्या होगा, प्रोस्पेक्टस को केयरफुली पढ़ लो, इस तरह की बातें बता रहे हैं। और बता रहे हैं देखो जी आपकी 6,000 फीस है, एंड स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम जून 26। आप जून 26 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे यहाँ प्रोसीड्स में जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि हाँ कैसे कैसे भरना है। ये बाई चांस मेरा ही ईमेल आईडी खुल गया तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप जब भी एडमिशन लेंगे 31 जनवरी से पहले एडमिशन लेंगे। मैं वापस से इस स्लाइड को खोल देता हूँ, और आपको एडमिशन लेने के लिए आपके लिए जो लास्ट डेट है वो क्या है? 31 जनवरी 2026। ऐसा करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अगला क्वेश्चन बच्चे का ये होता है सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से? सर हमारे पास एक 10th की मार्कशीट है। मैंने कहा ले आओ। सर हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है लेकिन हमारे पास 12th का रोल नंबर है। मैंने कहा रोल नंबर ले आओ, ये स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना। सर एक हमारे पास आधार कार्ड है। मैंने कहा ओके, एक मुझे आपका आधार चाहिए, एक हमें आपकी फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए जिसके ऊपर OTP आएगा और आप OTP बताएंगे, एक आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, एक आपका घर का क्या चाहिए, एड्रेस। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही आपका क्या हो जाएगा? एडमिशन। इसकी फीस दोबारा से बता देता हूँ, 6,000 रुपीज़। लास्ट डेट में हाईलाइट कर देता हूँ 31 जनवरी 6,000 रुपीज़। अब आप ये मत सोचना अरे 31 जनवरी में तो बहुत समय पड़ा है, हम आराम से कर लेंगे। आप धीरे धीरे भूल जाओगे, यूटी में आ जाओगे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे आ जाओगे, 26 जनवरी में बिजी हो जाओगे और आप भूल जाओगे। आपको याद आएगा 2 फरवरी को, फिर आपको लगेगा काश 2 दिन पहले याद आ जाता। अगर आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं तो आज ही एडमिशन ले लें। हमारे CMA में ऐसा नहीं होता कि फॉर्म कब निकलेंगे। ये 2 डेट हैं, एक है 31 जनवरी और एक आ जाएगी आपकी 6 महीने बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई। अगर आप 31 जनवरी से पहले एडमिशन ले लेंगे तो उसी साल की जून में एग्जाम दे दोगे, और 31 जुलाई से पहले अगर आप एडमिशन ले लोगे तो उसी साल के दिसंबर में आप एग्जाम दे पाओगे। इट मीन्स अगर आप जून 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2026 से पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। और आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। मार्च के अंदर और फरवरी के अंदर आपके 12th के एग्जाम रहेंगे। जैसे आपके 12th के एग्जाम रहेंगे, इस बार मार्च के मिड में एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो 10 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेंगे इस बारी मार्च के भी। तो 10 दिन आप मार्च के लगाएं, पूरा अप्रैल लगाएं, पूरा मई लगाएं, और 10 से 12 दिन अगर आप जून के लगाएं तो ये ऑन एन एवरेज आपको 2.25 महीने, मैक्सिमम 3 महीने आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। और अगर आप सीरियस हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर आप सबके पास हैं 895076
7755। हम आपकी ऑनलाइन एडमिशन लेने में मदद कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी ICMAI में एडमिशन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इससे भी डिटेल चर्चा अगर आपको करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।